आप सभी को शुभ प्रभात। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 7 जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए के सारांश को पढ़ेंगे। यह एक किस्म का निबंध लेख है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक को पढ़कर मन में यह जिज्ञासा उठती है कि लेखक किस चीज़ के प्रति इशारा कर रहे हैं। ऐसे ही शीर्षक को सार्थक शीर्षक भी माना जाता है जिसे पढ़ने के बाद पाठक के मन में यह जिज्ञासा जगे कि शीर्षक के अंदर क्या लिखा होगा। इस पाठ के सारांश की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ को लिखने के पीछे, इस निबंध लेख को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। प्रस्तुत जो पाठ है इसमें लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, ये जो मानवीय भाव हैं वही समाज के आधार हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें लेकिन इनका अस्तित्व नहीं बदलेगा। साथ ही लेखक इस ओर भी संकेत करते हैं इस लेख में कि हमें हमारे जीवन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग मिलेंगे, परंतु अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन में आशावादी दृष्टिकोण का संचार होगा और उसी शुद्ध विचारधारा को हमें अपनाना होगा। इसी उद्देश्य से इस लेख का लेखन उन्होंने किया है और इसे हमारे पाठ्य वस्तु में शामिल किया गया है। देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने इस पाठ के सारांश के लिए निम्नलिखित 6 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सारांश का अर्थ होता है किसी भी लेख, कहानी या उपन्यास का संक्षिप्तीकरण, उसे छोटा करना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना। तो इस पाठ में यह 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर अगर प्रकाश डाला जाए और इसकी जानकारी प्राप्त की जाए तो लगभग समस्त पाठ हमारे मन में, समस्त पाठ प्रकाशित होगा और इस सारांश के द्वारा हम इस पाठ्य वस्तु से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सभी एक एक पहलुओं को सुनिएगा ताकि आपको इस पाठ में आए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। इसके अलावा एक बार आप पाठ का स्वपठन भी करेंगे शब्दशः या अक्षरतः। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु है आज की सामाजिक स्थिति। लेखक ने सबसे पहले इस लेख में आज के भारतीय समाज की स्थिति पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार जब भी वह समाचार पत्रों को आज के समय में जब भी वह सुबह सुबह समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, रेप, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार ही छपे मिलते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार लगता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज में लूट मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, दोष ही दोष नजर आते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि दोषों को उभारने से गुण छुप जाते हैं, अर्थात लगातार दोषों पर ही प्रकाश डालते रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में सिर्फ दोष ही दोष हैं, अच्छाई तो कुछ है ही नहीं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है। जहाँ समाज में इस तरह भ्रष्टाचार, लूट मची हुई हो वहाँ समस्या का विषय है। लेकिन हमारे आज की सामाजिक स्थिति यही है कि हर तरफ भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती और बुरे कृत्यों से भरा पड़ा है पूरा समाज हमारा। लेखक ने सबसे पहले आज की इसी सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो हमारा एक पहलू स्पष्ट हो गया कि हमारे आज की जो सामाजिक स्थिति है वह अच्छी नहीं है। यहाँ लूट मची है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, डकैती है, ईमानदारी दिखती ही नहीं है। अब दूसरा बिंदु, भारत का सांस्कृतिक आधार।
अब लेखक एक तरफ जहां आज के वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं, वहीं भारत के सांस्कृतिक आधारों की भी याद दिला रहे हैं। लेखक का मानना है कि भारत तो मनीषियों की धरती है, ऋषि मुनियों की, जिसका आधार मानवता ही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कभी सूख ही नहीं सकता। अर्थात भारत तो कई अलग अलग जातियों की बिंदु से मिलकर बना एक महान राष्ट्र है। दूसरी तरफ लेखक यह भी कहते हैं कि भारत में कभी भौतिक चीज़ों को महत्व दिया ही नहीं गया। जिस वस्तु के लिए आज लूट मची है, सभी अपना ही सुख चाहते हैं, सभी खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में तो भौतिक चीज़ों का महत्व ही नहीं है। मनुष्य के अंतर मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही हर आदमी के हृदय में हम लोगों के लोभ होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, माया होता है, ये भाव हम सभी में हैं, परंतु उसी भाव को मुख्य मानकर उसके इशारों पर चलने को हमारे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया, बल्कि भारतीय संस्कृति मन पर संयम रखने और उसे बांधने का प्रयास करती है, लेकिन जब कभी इसकी आवश्यकता पड़े इसका प्रयोग भी करती है। तो इस प्रकार लेखक ने यह भी बताया है कि हमारी जो देश की सभ्यता संस्कृति है, उसमें मानवता के लिए स्थान है, दया के लिए स्थान है, करुणा के लिए स्थान है। फिर भी वर्तमान स्थिति भ्रष्टाचार, चोरी डकैती की है, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। इन दो पहलुओं को हम लोग अब तक समझ चुके, आज की सामाजिक स्थिति को भी और भारत के सांस्कृतिक आधार को भी, मतलब पहले क्या था और आज क्या है। अब लेखक आज के समाज में लोगों के बढ़ते स्वार्थ पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेखक का ये मानना है कि देश में करोड़ों दरिद्र जन को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है। जैसे समाज में बुराई है, इसे लेखक मान रहा है, लेकिन लेखक कहता है कि अगर कोई अच्छी सरकार भी आती है जो गरीबों की मदद करना चाहती है, जो देश में चल रही समस्याओं, गरीबी वगैरह को हटाना चाहती है, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना चाहती है और उसे लक्ष्य मानकर योजनाएं तैयार करती है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में लोग इतना स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं, खुद के विकास को ही सर्वोपरि मानने लगे हैं कि दूसरे के हक और हिस्से को भी जबरन मार लेते हैं, खुद के हिस्से में ला देते हैं। ऐसे में जिन लोगों के लिए यह योजनाएं बनती हैं, जो सुख सुविधाएं देश को प्रदान करने के लिए यह सुविधाएं बनती हैं, जो लक्ष्य साधा जाता है, वह अधूरा रह जाता है। ज़रूरतमंद लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। दूसरे सामाजिक स्वार्थी किस्म के लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग अपने समाज में देखते होंगे, एक पुल बनने से लेकर किसी गरीब तक कोई योजना इंदिरा आवास हो या कोई पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, गली निर्माण हो, नली निर्माण हो, हर जगह तो लूटी मची हुई है। अगर सरकार के द्वारा किसी सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए आते हैं और ये कहा जाता है कि उसमें बराबर बराबर मात्राओं में गिट्टी, सीमेंट और बालू डाला जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे वो पैसे अलग अलग लोगों के हाथों से होते हुए आते हैं, सभी लोग उस पैसे को लूट लेते हैं और सड़क में जो मटेरियल डाला जाता है वह उस मापदंड में नहीं होता जिसमें सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया रहता है। इसी प्रकार इंदिरा आवास के लिए पैसा देना है तो भ्रष्टाचार इस कदर है कि किसी गरीब के लिए 3 लाख रुपए आए, लेकिन आप बैंक से उस पैसे को लेने जाएंगे, वार्ड कमिश्नर से इसके लिए सहमति लेंगे, हस्ताक्षर कराएंगे, तो आपको इन सबको पैसा देना होगा। आपको ब्लॉक में पैसा देना होगा, वार्ड कमिश्नर को देना होगा, बैंक कर्मचारी को देना होगा। इन सबको देने के बाद आपका 3 लाख रुपया कहीं जाके 1.5 लाख 2 लाख रुपये आपके हाथ में मिलेंगे। इस प्रकार जो सुविधाएं गरीबों के लिए चल के आ रही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, या देश के विकास के लिए जो सुविधाएं और योजनाएं बनती हैं, वो योजनाएं सही
वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में लोगों का स्वार्थ बढ़ चुका है। लोग स्वयं के सुख को ही सब कुछ समझने लगे हैं और इस वजह से वो दूसरों को उनके सुखों से वंचित कर देते हैं। आज इन 3 पहलुओं को हमने जाना। आज की सामाजिक स्थिति जहाँ सिर्फ बुराइयाँ और बुराइयाँ ही व्याप्त हैं, भारत का सांस्कृतिक आधार जहाँ बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं, सिर्फ मानवता, करुणा, प्रेम, भाईचारा ही है, और आज का समाज जहाँ लोग दूसरे के हिस्से को मारकर खुद के भौतिक सुखों का निर्माण करते हैं। आगे और 3 बिंदु हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इन 3 बिंदुओं के ऊपर प्रकाश मैंने डाला। आप इस वीडियो के माध्यम से इस पर विचार कीजिएगा। आगे के 3 बिंदुओं को लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।